मैं दिनेश कुमार लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जानसठ रोड मुजफ्फरनगर से सामाजिक विज्ञान का आचार्य। आज हम आर्थिक विकास की समझ में कक्षा 10 का पाठ 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम यह मानचित्र देख रहे हैं, सबसे पहले हमें जानना होगा कि वैश्वीकरण है क्या। ये विश्व का मानचित्र है। इसमें जो दुनिया है बहुत बड़ी है, लेकिन वर्तमान युग में इस विश्व को तकनीकी ने एक कर दिया है, अर्थात पूरी दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। देखेंगे जैसे ये अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, रूस, ये यूरोप, भारत और ऑस्ट्रेलिया आदि, यानी जो विश्व है वो एक बहुत बड़ा है। इसकी कल्पना हम ऐसे कर सकते हैं कि जो संसार है उस संसार तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम अपने देश की ही बात करते हैं, भारत की, तो जो लोग हैं जो 20-30 साल पहले थे, ऐसे व्यक्ति भी हमें मिल जाते हैं जिन्होंने अपनी राजधानी तक नहीं देखी, जो अपने ज़िले तक नहीं गए। अर्थात अगर हम कल्पना करें कि भारत कितना बड़ा है या चीन कहाँ है, यूरोप कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, तो वो तो बहुत बड़ी परिकल्पना है एक। इसी दृष्टि से पहले हम जानेंगे वैश्वीकरण का अर्थ। जो वर्तमान युग है उस युग में हम इस विश्व को एक कर दिया है और उसको हमने नाम दिया है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण से अभिप्राय यहाँ हमने लिया है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, अर्थात किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य हो जाना, अर्थात सभी अर्थव्यवस्थाओं का एक हो जाना, अर्थात कोई देश अलग नहीं चल सकता। ये सच्चाई है कि वैश्वीकरण को हम नकार नहीं सकते हैं। इसे व्यापक क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि किसी देश की वस्तु, सेवा, तकनीक तथा श्रम का दूसरे देशों से आदान प्रदान करना और जीवन स्तर को और अधिक बेहतर करना ही इसका लक्ष्य है। इसके स्थापना में जो वैश्वीकरण के स्थापना में उद्देश्य रहा है, वो सबसे प्रमुख उद्देश्य है WTO का, अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। व्यापार के क्षेत्र में हम और पहले जाएंगे, यानी प्राचीन काल से जो दूसरे देशों से संपर्क का माध्यम रहा है वो व्यापार रहा है। हमने रेशम मार्ग देखे हैं, या हम भारत की बात लें तो भारत का जो व्यापार है मिस्र से, ईरान से, इराक से होता था और इसके संबंध चीन से या अन्य देशों से हुए हैं। उसके कारण क्या थे कि विदेशी आते थे और जाते थे, वो उसका आधार था व्यापार, या वो तकनीकी ज्ञान या शिक्षा आदि के लिए वो आपस में जुड़ते थे। अर्थात जब हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो दूसरे देश की संस्कृति का, शिक्षा का, खान पीन का, इन सब का प्रभाव पड़ता है और आदान प्रदान होता है। इसी प्रकार से WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने लक्ष्य रखा, उद्देश्य रखा कि जो सुविधाएं हैं, जो सभी विश्व की सुविधाएं सभी देशों को मिलनी चाहिए, तो जितने विकसित देश हैं उन्होंने इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस वैश्वीकरण की ओर ध्यान दिया है। लेकिन यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जो वैश्वीकरण की नीति है, क्या यह सही है? वर्तमान समय में भी इस पर विचार करना है कि ये न्याय संगत है या नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने उद्देश्य तो रखा है कि वो सभी देशों के साथ विकास करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, लेकिन इसमें भी एक दोहरापन, दोगलापन हमें नज़र आता है। इस वैश्वीकरण में कुछ सहायक तत्व हैं जो वैश्वीकरण को मजबूती प्रदान करते हैं। पहले है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। हम इसे नंबर 1 पर लेते हैं कि इसमें सबसे बड़ा योगदान है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, किसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी? बहुराष्ट्रीय कंपनी से हमारा अभिप्राय है कि किसी देश की ऐसी औद्योगिक इकाई जिसका अपने देश में ही स्थान न हो, वो दूसरे देशों में अर्थात एक से अधिक देशों में
अपनी औद्योगिक इकाइयाँ चलाती हैं, उस पर अधिकार रखती है, उसके उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, उसे हम बहुउद्देश्य कंपनी कहते हैं। अब इसी के साथ हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि भारत से प्रभावित होकर ही विदेशी कंपनियां उस समय पर स्वतंत्रता से पहले भी भारत की ओर आकर्षित रही हैं। उसका मुख्य कारण था व्यापार, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डच आए, हॉलैंड वासी जिन्हें डच कहा जाता है, फ्रांसीसी आए, यानी वो सब भारत में व्यापार करने आए थे और यहाँ पर अपने उद्योग धंधे स्थापित किए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जो हैं वो उनका उद्देश्य होता है कि अपने जो उत्पादक हैं वो उन देशों को उपलब्ध कराएं और एक बाज़ार स्थापित करें। वे वहाँ के बाज़ारों का उपयोग करती हैं और वहाँ से कच्चा माल प्राप्त करती हैं तथा तैयार माल इनको देती हैं। ऐसी बहुत कंपनियाँ हैं और इसके कारण जो है उनका तो विकास होता ही है और जहाँ पर वे कंपनियाँ स्थापित करती हैं उनका विकास भी होता है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है निवेश करना, कि वो निवेश क्यों करें। वो उस निवेश को ध्यान में रखती हैं कि निवेश किस लिए करा जाए। उनका सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है लाभ पर। कोई कंपनी किसी देश में पैसा क्यों लगाएगी, अर्थात परिसंपत्तियों को क्यों उस पर निवेश करेगी। परिसंपत्तियों से यहाँ अभिप्राय है कि भूमि, वहाँ पर उद्योग लगाने के लिए उसे भूमि चाहिए, उसे पूंजी चाहिए, अर्थात जो वहाँ पर अपना उद्योग धंधे स्थापित करती है उसमें धन क्यों लगाएगी। उनका एक ही उद्देश्य होता है, वह होता है अधिक से अधिक धन प्राप्त करना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में तभी प्रवेश करती हैं जब वो उस देश की नीतियों को समझती हैं, उन पर निगाह रखती हैं। अर्थात जिस प्रकार से कोई देश विदेशी कंपनियों के लिए द्वार खोलता है, उनसे उम्मीदें रखी जाती हैं कि सरकार की नीति क्या है, वो सरकार की नीति का पालन करती है, अपनी सुविधाओं को देखती है, तब जा कर के वो उस देश में अपनी कंपनियां खोलती हैं, अपने उद्योग धंधे स्थापित करती है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है और उन्नत प्रौद्योगिकी। उन्नत प्रौद्योगिकी से हमारा अभिप्राय है तकनीक, अर्थात अगर तकनीक उन्नत है तो उसका प्रभाव दूसरे देशों में होगा। वैश्वीकरण के द्वारा जो है उन्नत तकनीक हमें प्राप्त होती है। इसका हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमारा जो भारत है अनेक क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है और उसका कारण है उन्नत तकनीक। हम दूसरे देशों से तकनीक ले रहे हैं। जैसे क्या भारत में ट्रेनें नहीं चलती हैं? भारत में ट्रेनें चली हैं, भारत की अपनी स्वदेशी बनाई हुई ट्रेनें हैं। लेकिन भारत की एक कल्पना है बुलेट ट्रेन, और बुलेट ट्रेन भारत में आई वो है जापान की जो तकनीक है, जब वो भारत में आएगी तो यहाँ पर उसमें और ज़्यादा वृद्धि होगी और भारत विकास करेगा। यानी जापान की तकनीक से यहाँ पर विकास होगा और दोनों देशों का सहयोग होगा, संबंध बनेंगे। या हम रक्षा के क्षेत्र में कह सकते हैं कि जो हमारे विमान हैं, सुखोई है, जो हमने यहाँ ये देश है रसिया, इससे वो तकनीक ली। या अभी हमने सुना कि राफेल जो लड़ाकू विमान है राफेल, जिसका कोई लाजवाब उसका जवाब है ही नहीं, जो फ्रांस है, फ्रांस देश से वो भारत ने लिए हैं, यानी कि उसकी तकनीक की कोई काट नहीं है। तो ये हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वह तकनीक, हमारे संबंध किससे बने? रूस से, फ्रांस से, जापान से। तो इस प्रकार से मतलब है जो उन्नत तकनीक है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही रडार के क्षेत्र में इजराइल का कोई मुकाबला नहीं है, तो वहाँ से भी हमने रडार तकनीक ली है। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि तकनीक का जो प्रयोग है वो दूसरे देश करते हैं और वो उन्नत प्रौद्योगिकी उस देश को तो लाभ देती ही है जहाँ की वो है, लेकिन दूसरे देश उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। कहीं उस प्रयोग का, उस लाभ का गलत फ़ायदा ना उठाया जाए। नंबर 3 पर हम ले सकते हैं उदारीकरण। उदारीकरण से हमारा अभिप्राय है कि सरकार, किसी देश की सरकार जो व्यापार के क्षेत्र में अवरोध होते हैं, व्यापार के क्षेत्र में जो मार्ग आ रहे हैं, मार्गों में बाधा हैं, उनको कम करना। अर्थात व्यापार के क्षेत्र में एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना कि जो उसमें निवेश करे, जो कंपनी आए उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो, उनकी जो लाइसेंस प्रणाली है, कर प्रणाली है, उसमें ढील दी जाए और सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो। अर्थात सरकार नियंत्रण तो रखे, लेकिन
वो ज़्यादा नियंत्रण ना रखे ताकि उन्हें लाभ हो। भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है भारत ने उदारीकरण की नीति का तुरंत पालन नहीं किया। वह क्योंकि भारत नया जो है स्वतंत्र हुआ, उसके सामने अनेक चुनौतियां थीं, भारत विकास नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कर प्रणाली अपनाई और अपने जो घरेलू उद्योग धंधे थे उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है अभी उदारीकरण की ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि विदेशी दबाव बनता रहा। लेकिन भारत ने जब देखा कि हमारे उद्योग धंधे, हमारे उद्योगपति अब सक्षम हैं, वो प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, तो भारत ने अपनी नवीन औद्योगिक नीति 1991 ईस्वी में लागू की और उस नीति के तहत उदारीकरण को अपनाया। अर्थात जो उत्पादन के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में जो बाधाएं हैं उन्हें सरल किया और जो विदेशी निवेशक हैं उनके लिए एक प्लेटफार्म तैयार किया, एक ऐसा माहौल तैयार किया कि वो आएँ और अपनी पूंजी लगाएं, उन्हें सुरक्षा महसूस हो, उन्हें लाभ महसूस हो। इसके कारण जो है 1991 के बाद जो सरकार संरक्षण देती थी, जो सरकारी उद्योग धंधे थे उन्हें संरक्षण देना, उनका ध्यान रखना या अनुदान देना, उन्हें धीरे धीरे बंद किया गया और एक स्वतंत्र प्रतियोगिता के लिए उन्हें छोड़ दिया गया। नंबर 4 पर हम देख सकते हैं, यह है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से हमारा यहाँ पर यह अभिप्राय है कि सूचना के क्षेत्र में जो तकनीक विकसित हुई है वह तकनीक जो है विश्व को जोड़ती है और एक कर देती है। आज हम कल्पना कर सकते हैं कि हाँ, अमेरिका में क्या हो रहा है, या इस समय पर जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं भूमि पूजन कर रहे हैं, राम जन्मभूमि पूजन हो रहा है, तो उसे हम लाइव देख सकते हैं। या ऐसे ले सकते हैं कि एक अमेरिका का कोई डॉक्टर है और भारत में कोई मरीज है, पेशेंट है, तो भारतीय डॉक्टर विदेशों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और वहाँ से उस तकनीक के द्वारा, वो लाइव प्रसारण के द्वारा आपस में बातचीत कर सकते हैं और उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे आते हैं जैसे इंटरनेट, मोबाइल, सेलर फोन, कंप्यूटर इत्यादि। इसी का हमारा सूचना प्रौद्योगिकी का वो है कि आज हम जो हमारा भारत है वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 5 देशों में है जिसकी सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो सबसे ऊपर आ चुकी है। 5 देशों में हमारा स्थान है। जो हमारा चंद्रयान है, यानी कि जो हमने एक सैटेलाइट चंद्रयान भेजा है, उसके द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसे विश्व के अनेक देश स्वीकार कर रहे हैं और वो हमारी तकनीक को स्वीकार करते हुए उससे लाभ ले रहे हैं। जो नासा है वह भी हमारे चंद्रयान के द्वारा भेजे गए जो चलचित्र हैं उनको प्राप्त करते हैं और उन सूचना के आधार पर अपना कार्य करते हैं। अर्थात भारत जो है वह भी विकास कर रहा है। ये सूचना और प्रौद्योगिकी विकास की ओर हमें ले जा रही है। तो ये वैश्वीकरण के कुछ हमने तत्व देखे, कारक देखे जो वैश्वीकरण के लिए आवश्यक हैं। इनके बिना हम वैश्वीकरण यानी कि विश्व के एक होने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विश्व बहुत बड़ा है और आज इस सूचना प्रौद्योगिकी ने ही विश्व को एक छोटे से मतलब बहुत सीमित कर दिया है, बहुत छोटा कर दिया है। लेकिन हम जानेंगे कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण के प्रभाव को किसी भी देश के लिए हम 2 भागों में बांट सकते हैं, क सकारात्मक प्रभाव और ख नकारात्मक प्रभाव। सबसे पहले हम ले सकते हैं कि सकारात्मक प्रभाव क्या है, यानी कि जो हम एक सकारात्मक दृष्टि देखते हैं जिससे हमें लाभ लिया जा सकता है। पहला है उत्पादकों पर प्रभाव। नंबर 1 सकारात्मक है उत्पादकों का। हम अपने भारत की कल्पना करते हैं कि 20-30 साल पहले जो उत्पादन था वो सीमित था और हमारे पास या ग्राहक के पास जो है विकल्प नहीं होते थे, हम उसे ही लेने के लिए मजबूर हुआ करते थे। लेकिन वैश्वीकरण के द्वारा सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि उत्पादकों में जो उत्पादन करने वाले थे उनमें प्रतिस्पर्धा हुई और विदेशी कंपनियां भारत में आई। उन्होंने भारतीयों के सहयोग से
उद्योग धंधे स्थापित किए, हमने नई तकनीक के द्वारा उसको सीखा और हमने उत्पादन किया और आज हम उत्पादन करते हुए हम ग्राहक के सामने विकल्प हैं। अर्थात जो कस्टमर है वो बाज़ार में जा कर के किसी वस्तु के विकल्प के रूप में मांग कर सकता है और चुन सकता है, यानी वो अपनी इच्छा के अनुसार वस्तु का चयन कर सकता है, उसके सामने कोई बाध्यता नहीं है। वो पैसे के अनुसार या सुविधा के अनुसार उन वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहला तो उत्पादकों का है। वैश्वीकरण की एक नीति और है, इस व्यापार की नीति है कि इसमें गला काट प्रतियोगिता होती है। गला काट से अभिप्राय यह है कि इसमें यह नहीं देखा जाता कि यह बचेगा या मरेगा, इसमें सिर्फ ये देखा जाता है बाज़ार में जिसका उत्पादन अच्छा होगा, सस्ता होगा, वही चलेगा। अर्थात जो ज़्यादा सुविधाएं देगा बाज़ार पर, उसी का प्रभाव होगा और बाज़ार उसके अनुसार ढल जाएगा। तो आज हम मोबाइल के क्षेत्र में ले सकते हैं कि मोबाइल आज अगर हम बाज़ार से लेने जाते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के मोबाइलों का चयन कर सकते हैं। यानी हमारे सामने जब हम किसी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर मोबाइल देखेंगे तो वो हमें अनेक वैरायटी दिखा देगा, यानी हमारे पास अनेक विकल्प होंगे और हम सुविधाओं के अनुसार, पैसे के अनुसार उस मोबाइल को खरीद सकते हैं। अर्थात यहाँ के जो उद्योगपति हैं वे भी इस बात को समझ जाते हैं कि हाँ, अगर हमें बाज़ार में रहना है तो हमें प्रतियोगिता करनी होगी, हमें अपनी गुणवत्ता बढ़ानी होगी और ज़्यादा सुविधाएं देनी होंगी। तो विदेशी कंपनियों से हम प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रकार से हमारे जो भारतीय उद्योग धंधे हैं वे विदेशी कंपनियों से मुकाबला करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्रतियोगिता नहीं करेंगे तो हम नीचे की ओर गिरते चले जाएंगे। दूसरा प्रभाव है निवेशकों का। पहले जो उद्योगपति थे वे निवेश करते हुए घबराते थे कि उसकी पूंजी का क्या होगा, उसे क्या सुरक्षा मिलेगी। दूसरा है विदेशी भी भारत में पूंजी लगाने से डरते थे, लेकिन वर्तमान माहौल इस तरह से बनाया गया, इस तरह का वातावरण बनाया जाता है किसी भी सरकार के लिए कि जो निवेशक हैं, अर्थात जो भारत में अपनी पूंजी लगाएंगे, निवेश करेंगे, तो वो उनके हितों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं अनेक देशों के भ्रमण पर गए, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत विकास कैसे करे। वो वहाँ पर जाते थे और अपने देश की नीतियों को वहाँ रखते थे और उस देश के उद्योगपतियों से, वहाँ की सरकारों से वे वार्ता करते थे और वो कहते थे कि भारत के जो बाज़ार है वो आपके लिए सुनहरे भविष्य की ओर, अगर आपको सुनहरा भविष्य प्रदान करेगा, आपके लिए तैयार है। अर्थात उन्होंने अनेक विदेशी सरकारों से संबंध स्थापित किए हैं और बड़ी मात्रा में भारत को विदेशों से निवेश प्राप्त हुआ है और यहाँ पर उद्योगपतियों ने पूंजियाँ लगाई हैं। बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि एक विश्व की जो सबसे बड़ी मोटर कंपनी है वह फोर्ड मोटर्स जो है वो अमेरिका की कंपनी है और उसने भारत के इधर तमिलनाडु क्षेत्र की ओर अपना उद्योग लगाया है और आज भारत में विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियाँ बन रही हैं। लेकिन वह ज़माने चले गए जब भारतीयों के पास कोई गिनी चुनी कोई फिएट होती थी या एम्पाला गाड़ी हुआ करती थी। आज हम जो है विश्व स्तर की गाड़ियों का चयन कर सकते हैं। हमारे देश में वो बन रही हैं, विदेशी कंपनियां उन्हें बना रही हैं और भारतीय उसे खरीद रहे हैं, उसे प्राप्त कर रहे हैं। तीसरा सकारात्मक हम प्रभाव लेते हैं भारतीय कंपनियों पर प्रभाव। वैश्वीकरण का भारतीय कंपनियों पर जो प्रभाव पड़ा है वो बड़ा ही सकारात्मक पड़ा है। यानी जो भारतीय कंपनियां हैं अब वो विश्व स्तर की कंपनियां हो गई हैं और वो भारत में ही अपना उत्पादन नहीं कर रही हैं, वो विदेशों में भी अपना उत्पादन कर रही हैं। इसमें से कुछ कंपनियां हैं जैसे टाटा मोटर्स, इसकी अनेक विदेशों में जो अनेक ब्रांचें हैं, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स और सुंदरम फास्टनर्स। ये जो हैं विभिन्न स्पेयर पार्ट्स, सुंदर फास्टनर्स जो है नट बोल्ट्स इत्यादि बनाती है। तो भारत में इनके कल पुर्जे बनते हैं और गाड़ियाँ भी बनती हैं। तो इस वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को रोजगार प्रदान किया है, उसे विकास प्रदान किया है। कहीं पर किसी का टायर बनता है, कहीं ट्यूब बनती है,
कहीं उसकी बॉडी बनती है और कहीं पर ग्राहक के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जो हमारा भारत है, इस भारत में यानी लंदन, जो लंदन के उद्योगपति हैं वे भारत से सेवाएं प्राप्त करते हैं संचार के क्षेत्र में, और उद्योगों को जो है कस्टमर और उद्योग के मध्य एक तालमेल स्थापित करते हैं, और जो संचार प्रणाली के द्वारा ये संभव होता है। वैश्वीकरण का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। यह इसीलिए इसे कहा गया है कि ये न्याय संगत है या नहीं। पहला नकारात्मक प्रभाव हम देखेंगे छोटे उद्योगों पर और श्रमिकों पर। वैश्वीकरण के कारण जो नीतियां अपनाई जाती हैं उसमें कहीं ना कहीं छोटे उद्योगपतियों को और श्रमिकों को हानि हुई है, अर्थात उनका जो संरक्षण है वो समाप्त हुआ है। छोटे उद्योग अगर प्रतियोगिता नहीं करेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे और बंद हो जाएंगे। श्रमिक अगर अपनी कार्यशैली में निपुणता नहीं लाएगा, कुशलता नहीं लाएगा, तो वो उस कार्य क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जो विदेशी कंपनियां हैं वो संरक्षण नहीं देती हैं, वो सिर्फ काम लेती हैं, और छोटे उद्योग धंधे तथा श्रमिकों के लिए यह अच्छी प्रणाली नहीं रही है। इसमें तो जो कुशल होगा, जो सबसे अच्छा होगा, उसी की मांग होगी, वरना वो छटनी के द्वारा निकाल दिया जाएगा। नंबर 2 नकारात्मक प्रभाव हमें मिलता है नियोक्ता के लचीलेपन का। जो विभिन्न विदेशी कंपनियां आती हैं या स्वदेशी कंपनियां भी हैं, वो करती हैं प्रतियोगिता, और प्रतियोगिता में जो नीति आती है वो है लचीलापन। ये लचीलापन क्या है? लचीलेपन से यहाँ पर अभिप्राय है कि नियोक्ता अर्थात किसी भी क्षेत्र में नियुक्ति प्रदान करने वाले, जो नियुक्ति प्रदान की जाती है उसमें लचीलापन होता है। अगर काम का दबाव अधिक है तो उस समय पर अतिरिक्त श्रमिकों को लगाया जा सकता है, काम के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं, उनकी सुविधाओं को कम किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि लाभ लेने के लिए अब यह आवश्यक नहीं है कि कोई स्थायी ही रहेगा। जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करेगा, अधिक से अधिक कार्य करेगा, जो उद्योगपति हैं, जो नियोक्ता है, उसी को रखेंगे। अर्थात कोई जो पहले स्थायी समझते थे, कार्य नहीं करते थे, अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा। यही कारण है कि जो सरकारी क्षेत्र थे वो निजीकरण की ओर जा रहे हैं। क्या यहाँ पर अभिप्राय है कि सरकार में जो व्यक्ति चयनित होकर जाता था वो उस समय तो सर्वश्रेष्ठ होता था, लेकिन क्योंकि वो वहाँ देखता था कि उसके अधिकार सुरक्षित हैं, वो काम नहीं करता था, उसकी गुणवत्ता खराब होती थी, जिसके कारण वे उद्योग धंधे बंद होने लगे, वो माइनस में यानी घाटे में जाने लगे, जिसके कारण सरकार को उन्हें निजी हाथों में सौंप देना पड़ा। तो उसका कारण है नियोक्ता, अर्थात जो उसको खरीदेगा अब उसमें लचीलापन लाएगा और वो वहाँ पर उनमें छटनी करेगा। जो योग्य व्यक्ति होगा उसका ही वो चयन करेगा, अयोग्य का वहाँ पर कोई स्थान नहीं है। तीसरा नकारात्मक प्रभाव है श्रम लागत में कटौती और कम वेतन तथा अधिक घंटे। विश्व में जो वैश्वीकरण हुआ है उसने एक दूसरी स्थिति पैदा की है कि जो उद्योगपति है या किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं उनके सामने एक परिस्थिति आ गई है कि वह अपनी कमाई को बनाए रखने के लिए अपने कच्चे माल में कटौती तो नहीं कर सकता, कच्चा माल तो उसे चाहिए ही, लेकिन अधिक लाभ लेने के लिए वे क्या करते हैं, कर्मचारी का वेतन कम कर देते हैं या जो अतिरिक्त कर्मचारी हैं उनको निकाल देते हैं या घंटों की सीमा बढ़ा देते हैं, कार्य करने की जो सीमा है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है जो उनका जो संरक्षण है अर्थात उनका शोषण होने लगता है धीरे धीरे। नंबर 4 पर हम देखेंगे कि संगठित क्षेत्र की दशाएं असंगठित होने लगती हैं। वैश्वीकरण ने एक माहौल, एक वातावरण तैयार किया है कि जो पहले संगठित क्षेत्र थे जिन्हें अनेक सुविधाएं प्राप्त होती थी, जैसे किसी संस्था द्वारा में काम करने वाला कोई कर्मचारी है और वो एक संगठित क्षेत्र में आता है तो उसे स्वास्थ्य
लाभ मिलेगा, उसे उसका बीमा होगा, उसके जो कार्य करने की समय अवधि होगी वो सीमित होगी, उसका एक सीमा होगी। अगर वो उस सीमा से अतिरिक्त कार्य करेगा तो उसे अधिक यानी उसे अधिक पैसे दिया जाएगा, या उसे उसकी छुट्टियां निश्चित होंगी कि वो इतने काम करने के पश्चात उसे इतनी छुट्टियां दी जाएंगी। लेकिन वैश्वीकरण ने इस चीज़ को समाप्त कर दिया है, यानी जो संगठित क्षेत्र थे वो भी अब असंगठित हो गए हैं। उसका उद्देश्य है, उसने लाभ कमाने के लिए इन चीज़ों को अपनाया है। वह संगठित क्षेत्र को भी असंगठित क्षेत्र की ओर ले जा रहे हैं, जहाँ पर मजदूर या छोटे उद्योगपति या उनके लाभ के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अब हमारा वही विषय आता है कि ये वैश्वीकरण न्याय संगत है या नहीं है। इस पर भी अनेक देश दुविधा में हैं, और ये निष्पक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन द्वारा जो वैश्वीकरण अपनाया जा रहा है इसमें दोहरापन है। कहने का अभिप्राय है, जो विकसित देश हैं वे चाहते हैं कि जो विकासशील देश हैं वे उन्हें अवसर प्रदान करें, और जो मार्ग में आ रही बाधाएं हैं उन्हें समाप्त करें। अर्थात जो आयात कर है उसे समाप्त कर दिया जाए, जो आने वाली बाधाएं उन्हें समाप्त कर दिया जाए, और सरकार किसी प्रकार की अपने उद्योगों को मदद ना दे। लेकिन स्वयं जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका है, उसका हम उदाहरण ले सकते हैं कि उसकी जो जनसंख्या है उनमें से 1% ही किसान हैं, खेती करते हैं, और भारत के जो हैं 60% जो नागरिक हैं वे खेती करते हैं। लेकिन अमेरिका जैसा देश जो एक विकसित देश है वो अपने किसानों को संरक्षण देता है, ताकि अतिरिक्त पैसा देता है ताकि वो अधिक से अधिक उपज का पैदा करें, और उनकी जो फसल है वो विश्व के दूसरे देशों में जाए और वो इस प्रतियोगिता में संभल जाएं, प्रतियोगिता में जीत जाएं। लेकिन वो भारत से कल्पना करते हैं कि भारत इन क्षेत्रों में मदद ना दे। उसके कारण क्या है कि जो भारतीय किसान होंगे या भारतीय उद्योग धंधे होंगे जिन्हें सरकार संरक्षण प्रदान करती है, वो असहाय की अवस्था में आ जाएंगे, और धीरे धीरे जो विदेशी कंपनियां हैं ऐसे अवसर का लाभ उठाएंगी और उन क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लेंगी, और उसका सबसे अच्छा उनका साधन होता है कि वो उन्हें खरीद लेती हैं। पहले प्रारंभ में उनके साथ काम करती हैं और फिर बाद में उनको वो खरीद लेती हैं अवसर पा करके। इस तरह वो अपना क्षेत्र बढ़ाती रहती हैं। अब हम देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ा है वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण के संपूर्ण विश्व में प्रभाव पड़ते हैं। इनमें से कुछ प्रभाव हैं, जैसे देशों में परस्पर संबंध। भारत के प्राचीन काल से अनेक देशों से संबंध रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अनेक देशों से इसके परस्पर संबंध बढ़े हैं। हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने देश से लेकर विदेशों तक अनेक देशों का संपर्क किया, और जहाँ भी गए वहाँ पर उनका स्वागत हुआ है। उसका कारण है परस्पर संबंध। हमारे संबंध जो हैं बहुत अच्छे हैं आज विदेशों से, लेकिन दो चार कुछ देश नालायक ऐसे हो सकते हैं, जैसे पाकिस्तान है, चीन है, जो अपने सोच से हट नहीं रहे हैं। संपूर्ण देश जो है वो भारत के साथ मधुर संबंध बनाने के लिए इस समय तैयार है। फिर है घरेलू बाजार। हमारा जो घरेलू बाजार है, जो हमारे उत्पादन है, वो आज विश्व स्तर के हो गए हैं, और हम विदेशों में अनेक प्रकार से कार्य कर रहे हैं, अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसका उदाहरण ले सकते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी कम नहीं हैं। विश्व ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमने भी महात्मा बुद्ध दिए हैं। जो चीन है, जापान है, कोरिया है, अनेक देशों में जो है वहाँ से विद्यार्थी आते थे और यहाँ पढ़ते थे। इसी प्रकार से जो हमारी संस्कृति है वो अनेक विदेशों में गई हुई है। दूसरा है कि अगर हम व्यापार करते हैं तो हमारे जो मसाले हैं, प्राचीन काल से हमारे मसाले यूरोपीय देशों में प्रसिद्ध रहे हैं, उनका व्यापार होता रहा है। इसी प्रकार से हमारा जो बाज़ार है वो आज भी बढ़ रहा है। हम अनेक प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं, और विश्व में सबसे अधिक जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं वो भारत से ही हैं, और उनकी सेवाएं विदेशों में ली जाती हैं। आज हमारी सेवाएं विश्व के कोने कोने में प्रदान की जा रही हैं। एक प्रभाव ये पड़ा है कि कीमत की समानता। जो कोई भी उत्पादन होता है वो
स्थिर हो जाता है, प्रतियोगिता के बाद उसमें रुकावट आ जाती है और उसके दाम में जो उतार चढ़ाव होते हैं वो स्थिर हो जाते हैं। आप किसी भी स्थान से लीजिए लगभग समानता होती है, क्योंकि वो प्रतियोगिता कर चुके होते हैं। जब तक प्रतियोगिता नहीं होती है तब तक उसमें उतार चढ़ाव होता है, उनमें भिन्नता होती है मूल्य में। लेकिन आज हम कहीं भी जाएंगे, कहीं से कोई सामान लेंगे तो उसमें उस कीमत में जो है हमें समानता प्राप्त होती है। फिर है प्रतिस्पर्धा, अर्थात प्रतिस्पर्धा से हमारा अभिप्राय है कि बेहतर सुविधा। जब तक हम प्रतियोगिता नहीं करेंगे किसी क्षेत्र में तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता है, और प्रतिस्पर्धा से ही हम आगे बढ़ते हैं। हम एक उद्योग को देखकर, दूसरे उद्योग को देखकर हम भी वैसा आगे निकलना चाहते हैं। जो प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा उसका विकास रुक जाएगा और वो बाज़ार से, या हम कह सकते हैं कि वो संसार से ही समाप्त हो जाएगा। इसका उदाहरण ले सकते हैं कि मोबाइल के क्षेत्र में एक कंपनी हुआ करती थी, नोकिया। ठीक है, नोकिया ने अपने में कोई प्रतिस्पर्धा में नहीं आई, उसने कोई वो नहीं किया, उसका काफ़ी प्रोडक्ट बिकता रहा। लेकिन एक समय ऐसा ही दूसरी कंपनियां ने प्रतिस्पर्धा करने लगीं और अधिक सुविधा देने लगीं, जिसके कारण नोकिया मार्केट से बाहर हो गई और जो दूसरी कंपनियां हैं वे बाज़ार में आज छा गई हैं। तो उसका कारण है प्रतिस्पर्धा। हमें समय के अनुसार प्रतियोगी बनना होगा।